नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। छपरा से पहली खबर, जहां पानापुर में उस वक्त कोहराम मच गया जब गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। मौत की वजह शराब बताई जा रही है। यहां सवाल यह है कि अगर शराब से मौत हुई है तो गांव में शराब आई कहां से। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा। शराब से मौत की बातें सिर्फ परिजन ही कह रहे हैं। क्या बिहार में एक और शराब कांड? ये सवाल इसलिए क्योंकि छपरा में उठ रही ये आरती अपने पीछे कई सवाल छोड़ चुकी है। क्योंकि मौत के पीछे उस जहरीली घूंट यानी शराब को वजह बताया जा रहा है जो बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छपरा के जीपुरा गांव में ये मौत शराब से हुई या किसी और कारण से, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन परिजनों का साफ साफ कहना है कि मौत शराब पीने से ही हुई है। खाली 2 गिलास दारू पियले बानी, सब खोखा कर का पूछन कोनी 2 गिलास दारू पियले बानी। आप पी के का भलाई नी त उल्टी होखे लागल, सब साफ सुथरा कोई नहीं। वही रात के 11 बज गए हमरा साथ। 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग बीमार हैं जिनका इलाज तरैया अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ लोगों की आंख की रोशनी भी जाने की बातें हो रही हैं। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने छक के शराब पी थी। हम काल मम्मी के दारू पीले बने से 5-6 आदमी, तो हमार तबीयत बहुत खराब हो गई बा। उसके बाद 5-6 आदमी 2 जना के वो लोग को मालूम नहीं कि हमरा, बल्कि हमार बहुत सीरियस तबीयत खराब बा। अब कहाँ से लिए लो कहाँ से ना लिए लो हमरा मालूम नहीं है। 5-6 आदमी हमने पानापुर में दारू पीनी। हाँ, 6 आदमी में पहचानते हैं किसी को? हाँ, किनको किनको? सुनील को पहचाने नहीं। अच्छा, और ये उनका देहांत पहले उनका जीना था नहीं बस। अब सवाल है कि छपरा के जीपुरा गांव तक शराब कैसे पहुंची? क्या शराबबंदी वाले राज्य में शराब आसानी से उपलब्ध है? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर बिहार में एक बार फिर नदियों का जो रौद्र रूप है वो दिखना शुरू हो गया। नदियों की धारा तूफानी होती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का कारण गंडक है, जिसने निचले इलाकों में अपना डेरा बसाना शुरू कर दिया है। हालांकि सैलाब से लड़ने के लिए सरकार अलर्ट है। घर घर दुआरी पर पानी हो गई बा। पानी जितना तेजी में बढ़ रहा है, रात को घर में घुस जाएगा। नेपाल में भारी बारिश है, गंडक में उफान है और लोगों के माथे पर जिंदगी बचाने की चुनौती है। गंडक का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है। गोपालगंज में 6 प्रखंड के 42 गांव हैं, जो नदी किनारे निचले इलाके में बसे हुए हैं। इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी में किस तरह से उफान है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पर नाव भी रखे गए हैं ताकि हालात खराब होंगे तो इस नाव से यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थलों पर लेकर पहुँचाया जाएगा। इधर बेतिया के कटहा नदी पर बना पुल पानी का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुल ध्वस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुल ध्वस्त हो चुका है। पुल टूटने से 6 गांवों का संपर्क टूट चुका है। कटहा ही नहीं, कोसी, कमला बलान, बागमती, महानंदा सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता गंडक को लेकर है। हालांकि जल संसाधन विभाग के इंजीनियर अलर्ट मोड में है। पल पल की निगरानी रखी जा रही है। बाढ़ में तो गंडक थोड़ा चिंता का विषय है। आज 1 बजे तक का जो रिपोर्ट है कि 1 बजे में गंडक 2,97,000 क्यूसेक, लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी गंडक में आया है, जो वाल्मीकि नगर से जो गंडक बराज में है। जाहिर है बाढ़ की आहट है तो सिस्टम भी अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग 24 घंटे पानी की निगहबानी कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर गंडक नदी का जलस्तर 3 लाख क्यूसेक पार कर गया है। बराज से 3,10,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। जलस्तर बढ़ने के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए और जल संसाधन विभाग ने कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा है।
इंजीनियरों की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। नेपाल से आने वाली नारायणी नदी में उफान से बराज में जलस्तर बढ़ रहा है। कई इलाकों में पानी फैलता जा रहा है। नेपाल के नारायणी नदी में उफान के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर यह जलस्तर 3 लाख क्यूसेक को पार कर गया है। तो हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें हैं, जहां फिलहाल 3,14,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी से डिस्चार्ज हो रहा है और गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से निकलकर गंडक नदी आगे बढ़ती है और फिलहाल गंडक नदी का डिस्चार्ज है 3,14,000 क्यूसेक है। और सामने का जो आप पहाड़ देख पा रहे हैं वो नेपाल का तराई इलाका है और इन इलाकों में लगातार बादल छाए हुए हैं और उन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और ज्यों-ज्यों नेपाल में बारिश हो रही है उसी का असर है कि नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण गंडक नदी के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। तो लगातार पिछले 24 घंटों की बात करें तो गंडक नदी के जलस्तर में लगातार उफान दर्ज किया जा रहा है, जिसको बाद 26 फाटकों को खोलने के साथ ही गंडक बराज पर हाई लेवल की मॉनिटरिंग चल रही है और सरकार के स्तर से, आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से सभी जिले को निर्देश दिए गए हैं और जितने गंडक नदी के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो नेपाल के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में उछाल जारी है और यह जलस्तर 3 लाख क्यूसेक से पार करने के बाद कई इलाकों में तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। इधर बेतिया में कटहा नदी पर बना पुल टूट गया है, जिससे 6 गांवों का सड़क से संपर्क टूट गया। लगातार बारिश से कटहा नदी उफान पर है और पानी की तेज धारा से गौनाहा से मरजदी वार्ड संख्या 4 में पुल टूटा है, जिससे गांव के लोग काफी परेशान हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी बिहार में बाढ़ के खतरे से लोग सहमे हुए हैं। दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या से किसान परेशान हैं। कुछ जिलों की स्थिति तो बेहद ही खराब है। एक तरफ जहां उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर बरपा है, तो दक्षिण बिहार के किसान पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। सावन बीतने को है, लेकिन कई जिलों में बारिश नहीं होने के चलते अब तक राज्य में सिर्फ 57% धान की रोपनी हो पाई है। बांका, मुंगेर और जमुई सहित कई जिलों में तो सिर्फ 3 से 5% ही रोपनी हो पाई है। हर स्तर से सूचना दी जा रही है और हर स्तर पर समीक्षा हो रही है। हम लोगों ने अपने भी समीक्षा किया है अपने अधिकारियों के साथ, विभाग के तमाम जिलों के, और कल भी हमने समीक्षा किया मुख्यमंत्री जी के समीक्षा के उपरांत, और उसके आलोक में जो हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही और बिजली 16 घंटा देना शुरू कर दिया। डीजल की अनुदान की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी। हालात पर चिंता जताते हुए कृषि मंत्री ने कहा, सूखाग्रस्त इलाकों में 16 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया गया है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डीजल का अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसके लिए अब तक 5000 किसान आवेदन भी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खाद को लेकर खाद केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ जुट रही है। खाद खरीदने के लिए किसानों की लंबी कतार है। अपनी बारी के इंतजार को लेकर किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। खाद के लिए लंबी लाइन में लगे किसानों की तस्वीर शिवहर की है। खैरवा दर्प में पैक्स गोदाम स्थित बिस्कोमान गोदाम में खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी है। एक बोरी खाद के लिए किसान एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने और खाद की बोरी पर कब्जा करने के लिए मारामारी पर उतारू हैं।
कई किसानों को तो कई घंटे कतार में खड़े रहने के बाद भी बिना खाद के ही मायूस होकर अपने घर लौटना पड़ रहा है। आधार कार्ड जमा है, लोग नहीं जाने दे रहा है, आधार कार्ड जमा है लेकिन लोग देख रहे हैं अभी अंदर क्या बोल रहा है, जाने नहीं जाए उधर तो बताइए रहा है। जो अब लोग यहाँ भीड़ किया हुआ है तो लोग भी क्या करेगा, लाइन लोग लग नहीं रहा है। 5 बजे सुबह हम लोग बगैर चाय नाश्ता का हम यहाँ अभी भी सुविधा के चाचा 2 आदमी के आए, पीछे मेरा नंबर था, फिर भी बोला है ना, जब वहाँ गए तो बोला यहाँ का आदमी बोला कि नहीं हम सूर्या पंचायत को नहीं देंगे, खड़ा पंचायत को मिलेगा, सूर्या पंचायत को नहीं मिलेगा। दरअसल खाद नहीं मिलने की वजह से फसलों की बुआई में देरी हो रही है, जिसे लेकर किसान परेशान हैं। ऐसे में एक बोरे खाद को लेकर किसान सुबह से लेकर शाम तक घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। शिवहर से संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। बिहार में सूखे की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद किसानों के लिए कई तरह की राहत की घोषणा की गई। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली फीडर को 16 घंटे बिजली देने और 50% से कम रोपनी वाले जिलों में किसानों को डीजल पर 50% अनुदान देने, इसके साथ राजकीय नलकूप चालू करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया। पटना के ग्रामीण इलाकों में सरकार द्वारा की गई रियायत पर किसानों ने खुशी जताई। किसानों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राज्य के कई जिले सूखे की चपेट में हैं। सरकार ने डीजल पर 50% अनुदान देने की घोषणा की है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर बिजली की आपूर्ति निर्बाध हो, इसका भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। हम इस वक्त पटना से सटे मरसौड़ी के गांव में हैं और वहां पर किसान हमारे साथ हैं। सरकार के इस फैसले को किस रूप में लेते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सरकार ने यह फैसला लिया है कि डीजल पर 50% अनुदान दिया जाएगा, समय पर बिजली दी जाएगी। आज सरकार ने यह फैसला कर लिया, आज से ये लागू हो गया। बिजली क्या स्थिति है? हम लोग को आज 3-4 घंटे से बिजली मिली है। आज से मिलना शुरू हुआ। रात में 24 घंटा से लाइन कटा हुआ था। आज से शुरू हुआ? जी, आज से शुरू हुआ। अच्छा, सरकार ने यह भी फैसला लिया कि डीजल पर 50% अनुदान दिया जाएगा, तो इस फैसले को किस रूप में लेते हैं आप? इससे हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और क्या नाम है आपका? रामबाबू गुप्ता। कौन जगह है ये? महादेवपुर में हम इस वक्त हैं। एक और किसान है हमारे साथ। अब तक क्या दिक्कत हो रही थी सुखाड़ के चलते? सुखाड़ के चलते तो ये हो रहा है सर कि लाइन नहीं बढ़िया से मिल रहा है और डीजल पर 2000 देगा तो हमको क्या फायदा? 2000 नहीं, आप जितने का खरीदिएगा उसमें 50% अनुदान मिलेगा। हाँ, तो उससे 50% अगर सरकार देगी तो इससे फायदा होगा ना? हाँ, उससे फायदा होगा सर। तो सरकार ने अब घोषणा कर दी है जी, तो सरकार के फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। क्या लगता है इससे कितना राहत मिलेगा? राहत तो जरूर मिलेगा। राहत वाली बात जरूर है किसानों के लिए, लेकिन मजदूर भी चाहते हैं कि उनके लिए जो पारिश्रमिक है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि 6 किलो चावल नाकाफी है रोजमर्रा की जिंदगी और जीवन बसर के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, महादेवपुर, मसौड़ी। इधर वैशाली के अबुल हसनपुर गांव में एक साथ 5 नरमुंड मिलने से सनसनी मच गई। खेत में काम करने जा रहे एक व्यक्ति ने नरमुंडों को देखा और गांव के लोगों को खबर दी, जिसके बाद वहां भीड़ जमा होने लगी। नरमुंडों को लाल कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। पास में लाल कपड़े और चावल मिलने की आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जादू टोने के लिए नरमुंड रखे थे। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। देखिए ना पीछे लग रहा है जैसे तांत्रिक चीज के लिए लोग लाया है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? पोस्टमार्टम किया हुआ दिख रहा है, सिलाई भी किया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि तांत्रिक के लिए लोग ला रहा है, ताकि लाता लोग कहाँ से? एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान को विधानसभा की अल्पसंख्यक कमेटी से बाहर कर दिया गया है। नियमों की अवहेलना का दोषी पाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने यह फैसला लिया। साथ ही मामले को विधानसभा की आचार समिति को भेज दिया है। वहां दोषी पाए जाने पर अख्तरुल ईमान को विधानसभा की किसी भी कमेटी में जगह नहीं मिलेगी। अख्तरुल ईमान पर अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ता को साथ ले जाने का आरोप है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। कमेटी के सभापति अफाक आलम ने हमें पत्र दिया है, सब लिख करके। हमने कहा है कि तत्काल उनको उस कमेटी से हटा दिया जाए, और उस कमेटी से उनको हटा दिया गया है। और पूरी मामला को आचार समिति में हम देंगे। अगर जो वहाँ का रिपोर्ट आया और मामला सत्य पाया गया तो किसी भी कमेटी में नहीं रखा जाएगा ऐसे लोगों को।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में शेखपुरा को पूरे देश के आकांक्षी जिलों में पहला स्थान मिला है। पूरे देश के चयनित 117 आकांक्षी जिले में शेखपुरा पहले पायदान पर है। सर्वे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, ड्रेस कोड को शामिल किया गया था। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में आ रहे बदलाव पर केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी है। इससे शासन और प्रशासन और इसके साथ स्थानीय लोगों में खुशी है। यह है शेखपुरा का अभ्यास एक्सप्रेस, जिसमें शिक्षा का सफर शुरू होता है। ट्रेन के रूप में दिख रहा यह स्कूल अपने आप में अनोखा है और इसी अनोखी सोच ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में शेखपुरा को देश के आकांक्षी जिलों में पहला स्थान दिला दिया है। पूरे देश में चयनित 117 आकांक्षी जिलों में शेखपुरा पहले पायदान पर है। सर्वे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, ड्रेस कोड को शामिल किया गया था और देश में प्रथम आने पर शेखपुरा को 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। नीति आयोग के द्वारा शेखपुरा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में जो आकांक्षी जिलों की सूची है उसमें प्रथम स्थान घोषित किया गया, जिसके स्वरूप उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए की भी पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। पर्यावरण, साफ सफाई तरीके से मध्याह्न भोजन वगैरह जो बच्चों को दिया जाए उसमें ढक कर रखा जाए, साफ सुथरा जगह पर खाना बनाया जाए, खुशनुमा माहौल बने, बच्चे वहाँ पर रहें। नीति आयोग इन 117 अति पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सकारात्मक सुधार का काम कर रहा है। जाहिर है अब स्कूलों में इतना सकारात्मक वातावरण होगा तो बच्चों के लिए शिक्षा का सफर बोझिल नहीं, मनोरंजक हो जाता है। एक सरकारी स्कूल की बड़ी उपलब्धि पर विभाग में भी खुशी की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। लालू प्रसाद के वकील की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को उनके पासपोर्ट को रिन्यू करने की अनुमति दी है और ऐसे में अब लालू प्रसाद जल्द ही अपना इलाज कराने के लिए विदेश जा सकते हैं। लालू प्रसाद पर सीबीआई कोर्ट का फैसला, इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं लालू। कोर्ट ने दी पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अब सिंगापुर जाकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। किडनी, शुगर और बीपी सहित कुल 16 बीमारियों से जूझ रहे लालू प्रसाद बीते साल भर से सिंगापुर के डॉक्टरों के संपर्क में हैं। पिछले साल नवंबर महीने से ही उन्हें सिंगापुर ले जाने की बातें चल रही हैं। बीते 14 जून को रांची की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने की अनुमति भी दे दी थी और अब पटना कोर्ट ने लालू का पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनुमति भी दे दी, जिससे लालू के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया। चारा घोटाले के कुल 5 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल जमानत पर है। पिछले महीने पटना के घर में सीढ़ियों से गिर जाने के बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली ले जाकर एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां हालात में सुधार के बाद वो फिलहाल दिल्ली में ही अपनी बेटी मीसा भारती के यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।